परचेज्ड कॉल ऑप्शन क्लासिफाइड एज इक्विटी, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला एग्जांपल जो आपके एडिशनल क्वेश्चन के इस डॉक्यूमेंट में, परचेज्ड कॉल ऑप्शन क्लासिफाइड एज इक्विटी, है ना। तो अब अपने को इन सारी चीजों को जानना है। ये सारी चीजें अपन तभी जान पाएंगे जब वो कॉल और पुट ऑप्शन, बायर और सेलर, ये चारों चीजों के बारे में आपको पता रहेगा। तो जैसे देखिए, 1 Feb X5 को एन एंटिटी परचेजेस अ कॉल ऑप्शन फॉर, सी का मतलब होता है दोस्तों कैरिंग यूनिट, CU। बेसिकली ये IFRS के क्वेश्चंस हैं, तो वहां पे IFRS के क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि कोई कंट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं होते ये, इसलिए वो लोग अमाउंट के आगे C लगा देते हैं ताकि हर कंट्री उसे रेफर करे कि भाई कैरिंग यूनिट हो गया ये। नाउ अंडर विच इट हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्वायर 1000 ऑफ इट्स ओन शेयर फॉर कैश। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था, हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को यहां पे पढ़ना है वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे ही इक्विटी शेयर्स के ऊपर हो। जैसे अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो सिर्फ कॉल पुट के ऑप्शन बायर और सेलर को समझाने का था, बट हमको सिर्फ समझना क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स को ही समझना है इस पर्टिकुलर सेशन में जो खुद के इक्विटी शेयर्स के ऊपर ही हो, खुद ही के इक्विटी शेयर्स के ऊपर होने बहुत जरूरी है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पे ये जो सवाल है हमारा, एक सेकेंड ना, हाँ जी, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमने एक कॉल ऑप्शन परचेज किया। अब दोस्तों यही समझ जाइएगा, कॉल ऑप्शन परचेज करने का मतलब क्या होता है। कॉल ऑप्शन परचेज करने का मतलब राइट बट नॉट दी ऑब्लिगेशन, है ना। आप ऑप्शन बायर हैं, इसका मतलब डेफिनेटली कोई प्रीमियम पे कर रहे होंगे किसी थर्ड पार्टी को या एक्सचेंज को। अब जरूरी नहीं दोस्तों ये ऑप्शन के ट्रांजेक्शन केवल एक्सचेंज के साथ में हो, ये 1 to 1 भी हो सकते हैं, यानी आप और हम मिलकर भी ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। वैसे ही एंटिटी के साथ में हो रहा है। एंटिटी ने ये परचेज किया है कॉल ऑप्शन 5000 रुपए का, अंडर विच इट हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन to acquire 1000 of its own share for cash at the options exercise price of rupees 102 per share। देखिए ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा, 102 रुपया पर शेयर, ओके। और शेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 1000 ऑफ इट्स ओन शेयर्स। चलिए नाउ आप बताइएगा जरा, क्या इस क्वेश्चन के अंदर एंटिटी के खुद के इक्विटी शेयर्स इन्वॉल्व हैं। जी हां सर, बिल्कुल इसके अंदर एंटिटी के खुद के इक्विटी शेयर जो हैं वो इन्वॉल्व है। देखिए एंटिटी के खुद के इक्विटी शेयर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं यहां पर, ये ओन शेयर्स, ठीक है, ये आ गया अपना ओन शेयर्स, इसका मतलब हमारे खुद के शेयर्स इन्वॉल्व है। दूसरी बात ये देखना है आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर खुद के शेयर्स इन्वॉल्व हैं, है ना, अगर हमारे खुद के शेयर्स इन्वॉल्व हैं तो फिर बाद में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट को पास करता है कि नहीं करता, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट को पास करता है कि नहीं करता। दूसरी चीज आपको यही चेक करनी है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तो है सर हमारा ये, ठीक है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट असेस करने के बाद में हमें यह चेक करना है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टू फिक्स टेस्ट को पास करता है कि नहीं करता। यदि पास करेगा तो ये इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट है, यदि फेल करेगा तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर ये फाइनेंशियल एसेट का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ना। तो देखिए जरा यहां पे देख लेते हैं, क्या देखना है, फिक्स टू फिक्स टेस्ट देखना है। अच्छा तो फिक्स टू फिक्स टेस्ट कैसे देखा जाता है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं। फिक्स्ड एक साइड और दूसरे साइड भी फिक्स्ड, इसमें क्या होना चाहिए, एक साइड आपका कंसीडरेशन फिक्स्ड होना चाहिए, दूसरे साइड आपके नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड होने चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए जरा, क्या कंसीडरेशन फिक्स है, हाँ सर 102 पर शेयर। फ्यूचर में होगा ये ट्रांजेक्शन, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर में ये ट्रांजेक्शन सेटल होगा, 102 रुपए पर शेयर में सेटल होगा और आप अपने 1000 शेयर्स खरीद सकते हैं। अच्छा इसका मतलब तो 1000 शेयर्स और 102 दोनों ही फिक्स्ड टू फिक्स टेस्ट को मैच कर रहे हैं, है ना। फिक्स टू फिक्स टेस्ट दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कंप्लाई हो जा रहा है। फिक्स टू फिक्स टेस्ट कंप्लाई होने से ये इंस्ट्रूमेंट अब आपके क्या हो जाएंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। अच्छा
चलिए सर कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे तो आगे की बात करिए। ये कहता है देयरफॉर द इंस्ट्रूमेंट इज अ परचेज्ड कॉल ऑप्शन टू रिसीव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ओन शेयर्स फॉर अ फिक्स्ड सम। नाउ द ऑप्शन विल बी ग्रॉसली सेटल्ड। अब ग्रॉस सेटल्ड का मतलब क्या होता है? जब आप अपने ऑप्शन की डिलीवरी देते हैं, मतलब डिलीवरी का मतलब ये हो गया कि जो आपने जिस चीज के लिए ऑप्शन को खरीदा था वो ग्रॉस फिजिकली सेटल्ड होगा, मतलब शेयर्स डिलीवर किए जाएंगे पार्टी के द्वारा और एक साइड में कैश एक्सचेंज होगा, है ना। तो शेयर्स और कैश दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व है। नाउ दैट द एंटिटी विल टेक द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स एंड पे द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 1,02,000, ओके 102 into 1,000 on the fixed maturity date of 31st Jan 20x6, 31st Jan 20x6। ये एक कॉल ऑप्शन आपने परचेज किया। अब यहां पे कॉल ऑप्शन परचेज किया तो ये क्या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है क्या? ऑप्शन खरीदना क्या डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है? हाँ जी सर, क्योंकि कॉल ऑप्शन उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो तो डिपेंड करता है कि आपके शेयर की वैल्यू क्या चल रही है ना। उसके शेयर की वैल्यू जो है वो क्या चल रही है। जैसे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे फरवरी X5 को, दिसंबर X5 को और जनवरी X6 को कंपनी के शेयर जो है अलग अलग प्राइस पे चल रहे हैं, 100, 104, 104। और हर एक शेयर का जो ऑप्शन है उसकी भी फेयर वैल्यू डिसाइड करी गई है। अगर जिन्होंने एसएफएम पढ़ लिया है उन्होंने ऑप्शन के वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा होगा कि ऑप्शन की भी वैल्यू निकाली जाती है। ऑप्शन की वैल्यू स्टैटिस्टिकल टूल, एडवांस मैथमेटिकल टूल के द्वारा निकाली जाती है, बाइनोमियल मॉडल है ना, आपका ब्लैक शॉल्स मॉडल और ग्रीक बेसिस के ऊपर, है ना। वो कई प्रकार के वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर आप एक ऑप्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो वो सारी चीजें दोस्तों वो तो आपको एसएफएम में ही पढ़नी है। मैं यहाँ पे आपको बाइनोमियल ब्लैक शॉल्स मॉडल नहीं पढ़ाऊंगा, हमारा काम है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके ऊपर आना, उनकी अकाउंटिंग पे। बट दोस्तों उनकी अकाउंटिंग हम तब तक नहीं सीख सकते जब तक कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड ना कर लें। तो अब यहाँ पे देखिए 102 रुपए आपका कंसिडरेशन फिक्स हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स भी फिक्स हो गए। अब सर खुद के शेयर्स के ऊपर कॉल ऑप्शन खरीदने का मतलब तो ये तो एक प्रकार से बाईबैक को ही तो न्योता मिल रहा है ना। ये तो बाईबैक जैसा ही कुछ हो रहा है, ट्रेजरी शेयर जैसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि आपको आपके खुद के ही शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। हाँ, हमें हमारे खुद के ही शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। इंडिया में क्या ये अलाउड है? देखिए बेसिकली क्या है कि जब भी आप ऐसा कोई ऑप्शन, कॉल ऑप्शन वगैरह खरीद रहे हो जिससे आपको खुद के शेयर्स की डिलीवरी मिल रही है, तो वो एक प्रकार से आपके इक्विटी शेयर्स का कैंसिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो एक प्रकार से इक्विटी शेयर के कैंसिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसको अपन जरूरी नहीं बाईबैक का ही नाम दें, ये अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे कि खुद के शेयर्स के ऊपर कॉल ऑप्शन खरीद लेना। आपने बाजार से खुद के शेयर्स के ऊपर कोई कॉल ऑप्शन खरीद लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद के शेयर्स की डिलीवरी लेनी पड़ेगी और आपको उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि सर हम तो एंटिटी हैं और हमारे खुद के शेयर्स बाजार में हैं। और मैंने क्या किया, बाजार से कोई कॉल ऑप्शन ले लिया या फिर मैंने किसी पार्टी से कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया जहां पे मेरे को मतलब कंपल्शन आ रहा है, मुझे ये कंपल्सरी है कि मुझे वो शेयर्स की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो मैं मेरे ही शेयर्स की डिलीवरी कैसे ले सकता हूं? क्योंकि मेरे शेयर्स की डिलीवरी लेते ही तो मेरा तो इक्विटी शेयर कैपिटल है वही खत्म हो जाएगा ना। समझ रहे हो क्या? अरे आपने शेयर्स इशू किए, बाजार में आपके शेयर्स पड़े हैं, बहुत सारे आपके शेयर होल्डर्स हैं। यदि आप अपने ही शेयर्स की डिलीवरी ले लेते हो, दैट मींस आपके ही शेयर्स, इशूड शेयर्स आपके पास में आ रहे हैं, सो दैट इज द रिडक्शन ऑफ योर इक्विटी शेयर कैपिटल ना, है ना। तो इससे आपकी इक्विटी जो है दोस्तों क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। अब इस ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें हैं जरा देखिए। इस ट्रांजेक्शन में एक तो है प्रीमियम की अकाउंटिंग, ऑप्शन प्रीमियम, इसका क्या कर रहे हैं आप? तो ये लीजिए, सबसे पहले ऑप्शन प्रीमियम की अकाउंटिंग की बात करें। क्या ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट है या इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर आपका ये इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट है। अभी अभी तो असेस किया था, ये हमारा सर इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसके लिए दोस्तों जब कॉन्ट्रैक्ट आपका इक्विटी के नेचर का है तो प्रीमियम जो है दोस्तों इक्विटी में जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टार्टिंग के अंदर एकदम बेस बनाते हुए चल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर ऑप्शन प्रीमियम की अकाउंटिंग आपको समझनी है तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लीजिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स सर इक्विटी है। तो दोस्तों आपको प्रीमियम भी कहां पे लेके जाना है? इक्विटी में लेकर जाना है। देखिए सर, ऑप्शन प्रीमियम की एक एंट्री का जो लैग है वो तो अपने को सबको पता है, टू बैंक,
है ना। कैश में जो भी पेमेंट किया आपने, कितने का पेमेंट किया है, देखिए सर हमने पेमेंट किया है 5000 रुपीज का, 5000 रुपए का पेमेंट किया है। तो टू बैंक में मैं ये लिख देता हूं 5000 रुपीज। चलो सर पेमेंट कर दिया, डेबिट किसको करें वो तो बताइए। डेबिट किसको करें सर, प्रॉफिट लॉस के अंदर ले जाएं इस प्रीमियम को, या फिर कहां पे लेके जाएं, मतलब क्या लगता है आपको। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो प्रीमियम होता है ना, अगर आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स जिस पे डिपेंड करती है उसी के बेसिस पर इसकी अकाउंटिंग करेंगे। अभी के लिए ये क्या है, इक्विटी, तो इक्विटी में इसको लेकर जाया जाएगा, एंट्री हो जाएगी इक्विटी अकाउंट डेबिट। अब इक्विटी में क्या, अदर इक्विटी, है ना। इक्विटी में किसको डेबिट करेंगे, आप अपने अदर इक्विटी को डेबिट करिए। अब अदर इक्विटी में तो सर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसके लिए इंड एस नहीं झगड़ा करता है, वो आपके कंपोनेंट आप अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से लगा, उसके हिसाब से लगा लीजिए। अदर इक्विटी में इस चीज को डेबिट किया जाएगा, इसका मतलब कंपनी का जो जनरल रिजर्व है, जो रिटेन अर्निंग्स है, वहां से ये पैसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और उससे पैसा निकाल लेंगे तो आपका इक्विटी डायरेक्ट कम होगा, इसका मतलब इसका हिट जो है वो प्रॉफिट लॉस पे नहीं आया, इसका हिट जो है वो प्रॉफिट लॉस पे नहीं आया। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी, सर अगर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होता तो क्या करते, अगर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होता तो क्या करते। दोस्तों उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी के लिए हम आपको सिर्फ वही बात बताने जा रहे हैं जो इक्विटी नेचर की है, ठीक है। एक बार के लिए इक्विटी वाली बात आपको समझ में आई, हम आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी के भी बहुत सारे इलस्ट्रेशन कराएंगे, चिंता ना करें। तो ये देखिए, अगर ये इक्विटी नेचर का है तो मैंने प्रीमियम जो पे किया वो मैंने इक्विटी से ही रिड्यूस कर दिया। नाउ ये तो हो गया कब की एंट्री, ये हो गई आपकी एंट्री जब आपने परचेज किया फरवरी X5 को, है ना, 1 Feb X5 को ये जर्नल एंट्री हो गई आपकी। नाउ 1 Feb के बाद में सर अब अपने को क्या करना है। दोस्तों एक बात बता देता हूं मैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनकी फेयर वैल्यूएशन आपको करनी पड़ती है, यानी जो भी आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसकी फेयर वैल्यूएशन आपको करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप देख रहे हो, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कितने का खरीदा, 5000 का, बाद में देखिए इसकी वैल्यू 5 से 3 हो गई, फिर 3 से 2 हो गई, अब ये फेयर वैल्यू चेंज हो रहा है। कैन आई से ये फेयर वैल्यू चेंज है, देखिएगा क्या ये आपका फेयर वैल्यू चेंज है कि नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल हाँ सर ये फेयर वैल्यू चेंज है। तो इस फेयर वैल्यू चेंज का हमें क्या करना है, तो ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना दोस्तों, जो आपके डेरिवेटिव नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनकी फेयर वैल्यूएशन आपको करनी होती है। और ये बताइए फेयर वैल्यू कैसे करी जाएगी, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, हमेशा क्या करेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। क्या सर ये OCI में नहीं जाता है, लेकिन मैं OCI वाली चर्चा आपके साथ में बहुत बाद में करूंगा, हेजिंग के समय में उसकी बात होगी। तो धीरे धीरे एक बार स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे, अब आपको सिखाते हैं ये सारी चीजें। तो पहले के लिए एक बार समझिए कि डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट को आपको क्या करना पड़ता है, फेयर वैल्यू करना पड़ता है। अच्छा फेयर वैल्यू करते हैं तो फेयर वैल्यू का गेन लॉस कहां जाता है, P&L में जाता है। रीजन सुनिए क्यों जाएगा, क्योंकि जो लोग सट्टा करते हैं ना, स्पेक्यूलेशन करते हैं, तो उनका जितना भी फेयर वैल्यूएशन होता है वो सारा का सारा फेयर वैल्यूएशन ट्रेड है एक प्रकार से, और ट्रेडिंग करने वालों का जो भी गेन लॉस होता है वो P&L में बुक होना चाहिए। अच्छा सर, तो फिर सर एक बात बताइए, यहां पर ये तो सर इक्विटी नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, और आपने हमें बताया था एक बार कि जो चीजें इक्विटी हो जाती है ना वो तो फिर दोबारा जिंदगी में कभी रीमेजर ही नहीं होती है, यानी इक्विटी नेचर के कॉन्ट्रैक्ट का रिवैल्यूएशन ही नहीं कर सकते आप। तो अगर एंटिटी का ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट उसमें इन्वॉल्व है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से वो चीज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसमें एंटिटी के खुद के इक्विटी शेयर्स इन्वॉल्व हैं, और फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच हो रहा है, पास हो रहा है, तो फिक्स टू फिक्स टेस्ट पास होने की वजह से वो तो इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। और आपने तो सर मना किया था कि इक्विटी का तो कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं होता। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने दोस्तों, यहाँ पे मैंने मना किया था और अभी भी मना करूंगा। सिंस ये इक्विटी नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए इसकी कोई फेयर वैल्यू नहीं की जाएगी। दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, कौन से नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है ये, इक्विटी नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर ये इक्विटी नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसकी कोई भी फेयर वैल्यू नहीं की जाएगी। तो अगर इसकी कोई फेयर वैल्यू नहीं की जाएगी दोस्तों, तो 31 मार्च X5 या जो भी 31 दिसंबर, इनका जनरली दिसंबर वाला रिपोर्टिंग पीरियड रहता है ना। तो देखिए हाँ 31 दिसंबर ही है, तो 31 दिसंबर इनका X5 को इनकी वैल्यू 3000 बताई जा रही है। तो 31 दिसंबर X5 को आई विल डू नथिंग, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करूंगा मैं, बिकॉज
इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेवर रीमेजर्ड। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेवर रीवैल्यूड। कभी भी उसकी रिवैल्यूएशन हम लोग नहीं करते हैं। अदरवाइज तो सर 5,000 के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आज 3 हो चुकी है, तो मुझे गेन लॉस बुक करना चाहिए। सर क्यों नहीं कर रहे हैं गेन लॉस बुक? क्योंकि दोस्तों ये डे 1 से ही इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट है, और जो डे 1 से ही इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट है उसका कभी भी सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट नहीं होता। आई होप आपको इंड एस पुराना वाला जो पढ़ा है हमने वो याद आ रहा हो, राइट? चलिए सर, उसके बाद में चलिए, अब आप कहते हो सर रीमेजरमेंट नहीं होता, तो चलो सेटलमेंट के दिन आते हैं, जिस दिन हमें एक्चुअल में सेटलमेंट के दिन कुछ करना होगा। तो देखते हैं जरा, सेटलमेंट के दिन 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? शर्त हार गए या शर्त जीत गए। शर्त हार गए या शर्त जीत गए। अब देखिए दोस्तों, आपने क्या कहा था, आप अपने ही शेयर 102 रुपए में खरीदेंगे। आपने ये शर्त लगाई थी कि मैं मेरे शेयर 102 रुपए में खरीदूंगा। अब बताइए आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया होगा? आपको लग रहा होगा कि आपके शेयर की कीमत बाजार में 102 से भी ज्यादा हो जाएगी, और यदि आप 102 में खरीद लेते हैं तो आप उनको परचेज करके कैंसिल कर सकते हैं, आपके थोड़ा फायदा हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे शेयर 102 में खरीद लूंगा। अब ये शर्त आप तभी जीत पाएंगे दोस्तों जब आपके शेयर की प्राइस 102 से ऊपर चली जाएगी बाजार में। जरा देखते हैं, सेटलमेंट के दिन 31 जनवरी X6 के दिन इनकी प्राइस जो है वो क्या हो गई है? प्राइस कितनी हो गई है? 104 हो गई है। सॉरी, ये फेयर वैल्यू अलग है, ऑप्शन की फेयर वैल्यू अलग है, मार्केट प्राइस हमारे शेयर की अलग है। तो जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन तो 100 है, लेकिन 31 दिसंबर को भी 104 की प्राइस बताई जा रही है, और 31 जनवरी को भी 104 रुपए की प्राइस बताई जा रही है। अब बताइए, 104 रुपए का शेयर हो गया आपका, लेकिन आपके पास में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप अपने ही शेयर को 102 रुपए पे खरीद सकते हो। समझ रहे हो? बताइए, अब यहां पे आप शर्त हार गए या शर्त जीत गए? हम तो शर्त जीत गए सर, क्योंकि हमने जो कॉल ऑप्शन लिया था उसकी स्ट्राइक 102 है। दैट इज द स्ट्राइक ऑफ द कॉल ऑप्शन, है ना? दिस इज व्हाट सर? दिस इज स्ट्राइक ऑफ द कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का ये स्ट्राइक प्राइस है। अगर इसके ऊपर प्राइस जाते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो हम फायदे में रहेंगे, और इसके नीचे जाएंगे तो हम शर्त हार जाएंगे। फिर हम बाद में इसको एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज मार्केट में ही उसकी प्राइस जो है, मान लीजिए उसकी प्राइस 102 से कम है, तो हम 102 रुपए में उसको खरीदेंगे क्यों भाई? मार्केट में ही जाके मैं तो उसको खरीद लूंगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब, ऑप्शन के अंदर वन साइड ही आपको फायदा होगा, दूसरे साइड आपको नुकसान हो जाएगा। और नुकसान के केस में कोई भी व्यक्ति ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता, तो डाउन साइड में ऑप्शन आपके लैप्स हो जाएंगे और अप साइड में ऑप्शन आपके एक्सरसाइज हो जाएंगे, अगर ये कॉल ऑप्शन आपने खरीदा है तो। सिंस हमारा प्राइस 104 रुपए हो गया है, तो कॉल ऑप्शन यहां पे एक्सरसाइज होगा। अब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? 102 रुपए के ऊपर अब आपको अपने शेयर्स की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो एक काम करते हैं सर, 31 जनवरी X6 को सेटलमेंट के दिन एंट्री करते हैं। मुझे पैसा देकर डिलीवरी लेनी है, तो मुझे तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे कितना अमाउंट देना पड़ेगा? मुझे तो फिक्स्ड अमाउंट ही देना है जो पहले दिन ही तय हो गया था, 102 रुपए पर शेयर। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे? सर नंबर ऑफ शेयर जो है वो है 1000, है ना? 1000 शेयर्स है, तो ये लीजिए, हमको 1,02,000 रुपए देने पड़ेंगे। अच्छा, 1,02,000 देने के बदले हमें मिल क्या रहे हैं? हमारे खुद के इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कौन से वाले सर? खुद के ही इक्विटी शेयर्स। तो जैसे ही आप ये इक्विटी शेयर्स को डेबिट करते हो दोस्तों, वैसे ही आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो गई है? कम हो गई है ना? आप इसको अलग अलग जर्नल एंट्री के माध्यम से भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करके डेबिट कर सकते हैं, 1,02,000। सो जितने भी शेयर्स आपने कैंसिल किए, यहां पे आपने जितने भी शेयर्स कैंसिल किए, फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट हो जाएगी, और बचा हुआ अमाउंट आपके रिजर्व से कैंसिल हो जाएगा।
मान लीजिए ये इक्विटी शेयर्स कैपिटल जो आपने डेबिट किए, इंड एस तो बताऊं यहाँ पे एंट्री क्या बताता है, इंड एस देखिए एंट्री बताता है आपकी, ये लीजिए 1,02,000 रुपए से आपको एंट्री पास करनी है, क्या इक्विटी को डेबिट करके कैश को क्रेडिट करना है। तो इन्होंने तो बहुत सिंपल एंट्री बता दी। अब आप खुद दिमाग लगा लीजिए कि शेयर कैपिटल में कितना जाएगा और आपकी अदर इक्विटी में कितना जाएगा। वो जाएगा सर फेस वैल्यू और उसके डिफरेंस के हिसाब से, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा हमारा 102,000, बिकॉज हमको पता नहीं है भी फेस वैल्यू कितनी है। तो कुल मिला के संस्था की, इंस्टीट्यूशन की, हमारे एंटरप्राइज की जो इक्विटी होगी वो 1,02,000 से डेबिट हो जाएगी, यानी इक्विटी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। सर ये तो बाईबैक जैसा ही हो गया है। हाँ बाईबैक जैसा ही हो गया है दोस्तों, लेकिन हर चीज जो बाईबैक जैसी है उसको हम बाईबैक कह नहीं सकते। बट अब इंडिया के अंदर रहना है तो कंपनीज एक्ट का पालन तो करना पड़ेगा। तो इंडिया कहता है खुद के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, खुद के इक्विटी शेयर को बाईबैक कर लिया तो कैंसिल करना पड़ेगा, आपको इमीडिएटली उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा, ये कंपनीज एक्ट कहता है। अब ये सारी बातें आईएफआरएस थोड़ी ना बताएगा, वो आप अपने कंट्री के हिसाब से सेलेक्ट लीजिए। तो कहने का मतलब आईएफआरएस कहता है इक्विटी डेबिट हो जाएगी 1,02,000 से, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 1,02,000 से, बाद में आप अपना कंपनीज एक्ट लगाते रहो, बाईबैक के शेयर्स को आपको कैंसिल करना कर लीजिए। बट है क्या ये, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। बताइए दोस्तों आपको क्या अकाउंटिंग समझ में आएगी नहीं आएगी, है ना, आपको अकाउंटिंग समझ में आएगी नहीं आएगी बताइए, है। आई होप आपको ये सारी की सारी बात जो है वो समझ में आई होगी। चलिए इसका राइटअप पढ़ लेते हैं। देखिए पहले क्या कहता है, at the inception of the contract the entity would record the premium paid for the right to receive a fixed amount of its own share in 1 year for a fixed price। देखिए फिक्स्ड और फिक्स्ड के गीत गा रहा है ये, और कह रहा है फिक्स टू फिक्स टेस्ट मैच हो गया। now because the contract meets the definition of an equity instrument the premium is charged directly to equity। so what is important over here, because the contract meets the definition of equity instrument, इसलिए जो भी आपने प्रीमियम पे किया वो प्रीमियम आपका इक्विटी में चार्ज किया जा रहा है ना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। फिर कहता है 31 दिसंबर X5 को हमें कोई एंट्री पे हमें कोई भी एंट्री यहां पर नहीं बनानी है 31 दिसंबर को, बिकॉज नो कैश इज पेड और रिसीव्ड, कोई ट्रांजेक्शन यहां पे नहीं हो रहा है। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो मीट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सो इट इज नॉट सब्सिक्वेंटली रीमेजर्ड। इसका मतलब आपका अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट में नहीं जा सकता, क्योंकि एक बात हमने हमेशा से जानी है कि इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेवर रीवैल्यूड, कभी भी बाद में उसकी मेजरमेंट चेंज नहीं होती है ना। अगर एक बार वो इक्विटी कहला गया तो बाद में कभी भी इक्विटी का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। ये बात समझ में। सो द ऑप्शन फेयर वैल्यू इज इररेलेवेंट। नाउ व्हाट इज इररेलेवेंट, ये जो देखो ऑप्शन की फेयर वैल्यू है ना, 5 से 3 हुई, 3 से 2 हुई, इनकी भी अकाउंटिंग करनी है हमको, करेंगे भी आगे जाकर। लेकिन अभी जिस टॉपिक में है वो टॉपिक क्या है, अगर खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो वो खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का तो रिवैल्यूएशन नहीं होता, तो अब इसका रिवैल्यूएशन नहीं होता, रीमेजरमेंट नहीं होता, तो फिर बाद में गेन लॉस तो आएगा ही नहीं, तो गेन लॉस नहीं आएगा। तो ये लीजिए अपना काम बन गया, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,02,000 से ये एंट्री हो जाएगी। कहता है एंटिटी एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन ऑन द एक्सरसाइज डेट। क्यों करेगा वो एक्सरसाइज, बिकॉज ये ऑप्शंस आपके इन द मनी है। मतलब ऑप्शंस इन द मनी कब होते हैं, जब जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है, तब ऑप्शन इन द मनी है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा था कि रिलायंस 2,000 के ऊपर जाएगा और रिलायंस का शेयर आज 2100 रुपए चल रहा है, तो इसको कहते हैं कि रिलायंस के शेयर का कॉल ऑप्शन इन द मनी ट्रेड कर रहा है, बिकॉज स्ट्राइक प्राइस से ऊपर की तरफ है। अगर कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस से ऊपर की तरफ है तो इन द मनी है, पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस से नीचे की तरफ है तो भी इन द मनी है, और वाइसे वर्सा दोनों आउट ऑफ द मनी कहलाएंगे। तो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये भी आपने एसएफएम में पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो मैंने आपको अभी यहाँ पे शॉर्ट में समझा दिया है। नाउ तो कहता है दैट इज द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ सी कैरिंग यूनिट 102 पर शेयर इज लेस देन द मार्केट प्राइस ऑफ 104। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं 104 रुपए के शेयर को 102 में ही खरीद सकता हूं तो मेरे लिए तो फायदा ही है। ठीक है, अब सर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आपके खुद के शेयर्स क्यों खरीद के कैंसिल कर रहे हो, बाद में फिर से रीइश्यू करना पड़ेगा। भाई देखो, अब अगर मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसी दिन मैंने सोचा होगा कुछ ना कुछ, ये काम हमारा नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं।
अभी हम लोग अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो तो डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट का होगा भाई। मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया, मैनेजमेंट जब कॉल ऑप्शन एंटर कर रहा था, कॉल ऑप्शन जब परचेज कर रहा था, तब उसको सोचना चाहिए था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। बट वो लोग अब तो डिसीजन ले चुके हैं, मुझे तो इनके रेपरकशंस की अकाउंटिंग करनी है, काम हो गया है, हम तो अकाउंटिंग की बात करेंगे ना। तो कहता है सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड ग्रॉस, कॉन्ट्रैक्ट ग्रॉस में सेटल किया जाएगा, इसका मतलब डिलीवरी लेनी पड़ेगी आपको अपने शेयर्स की, खुद ही के शेयर्स की डिलीवरी लेना, खुद ही के शेयर्स की डिलीवरी लेना। नाउ कहता है द एंटिटी टेक्स डिलीवरी ऑफ 1000 ऑफ इट्स ओन शेयर्स एंड पेज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 102 टू द काउंटर पार्टी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली इन इक्विटी। ये भी आपका इक्विटी में रिकॉग्नाइज होगा, मतलब इक्विटी डेबिट होगा, इससे इक्विटी रिड्यूस होगा, है ना। रिकॉग्नाइज का मतलब है इक्विटी आपको अपनी रिड्यूस करनी है। हेंस द टोटल अमाउंट डेबिटेड टू इक्विटी इन रिलेशन टू द परचेज इज कैरिंग अमाउंट 107। 102 तो यहां पे और 5 यहां पे, तो कुल मिला के 1,07,000 का आपको नुकसान हो गया है। कुल मिला के कितने का नुकसान हो गया आपको? 1,07,000 का नुकसान हो गया। जो प्रीमियम पे किया वो तो नुकसान था ही, है ना। और मान लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यहां पर इसकी प्राइस 104 के बदले कुछ 100 रुपए हो जाती तो, या 98 हो जाती तो ऐसी कंडीशन में आपका ऑप्शन लैप्स हो जाता और लास्ट वाली एंट्री की जगह पे भी कुछ भी नहीं होता, नो एंट्री कर देते अपन, और आपका नुकसान पड़े रह जाता 5,000 रुपए। ऑप्शन बायर को ये नुकसान है, जितना प्रीमियम उसने पे किया उतना ही उसका नुकसान होता है दोस्तों। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है यहाँ पे।